तो सभी बच्चों को मेरा सुप्रभात। कक्षाएं नहीं चल रही हैं तो इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा है उस पर एक बार हम लोग उसके प्रश्नों पर और उससे जुड़ी अन्य समस्याओं पर एक चर्चा कर लेते हैं। बच्चन साहब की दोनों कविताओं को मैंने पढ़ा दिया है, आप लोगों ने भी ध्यान से पढ़ा होगा निश्चित रूप से। जो दूसरी छोटी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस कविता में बच्चन साहब ने बिंब का बड़ा ही खूबसूरत प्रयोग किया है, इमेज का। हालावाद छायावाद के आसपास ही और उसके बाद तो बिंब का बहुत अधिक प्रयोग होने लगा प्रतीक की तुलना में। सिंबल से ज़्यादा इमेज, कविताओं में इमेज का प्रयोग विशेष रूप से होने लगा। यहाँ पर भी एक इमेज है। एक बात, प्रकृति की परिवर्तनशीलता है, प्रकृति निरंतर गतिमान रहती है, स्थिरता ही मृत्यु है। और जीवन में जब आशा या प्रत्याशा होती है तो जीवन अत्यंत गतिमान होता है। इसके साथ साथ कवि ने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को भी, अपनी व्यक्तिगत संवेदना वेदना को भी हमसे साझा किया है। यह तो उनकी पहली कविता की बात। भाषा खड़ी बोली है, प्रवाहपूर्ण है, शैली जो है वह भावनात्मक है, बिंबात्मक है और लयात्मक है, छंद जो है वह लययुक्त है। अब हम बात करते हैं बच्चन साहब की जो सबसे महत्वपूर्ण कविता है, आत्मपरिचय। यह बहुत ही अधिक चर्चित कविता रही है और आपके लिए महत्वपूर्ण भी है परीक्षा की दृष्टि से। यह कविता हालावाद के दर्शन से प्रभावित है। हालावाद यानी प्रेम और मस्ती का काव्य। कवि इसका संदेश यह दे रहा है, इसमें संदेश यह देने का प्रयास करता है कि तमाम संघर्षों, झंझावातों और विपत्तियों के बावजूद हमें जीवन में आगे प्रेरित रहना है, बढ़ना है। आज कोविड-19 के इस दौर में यह कविता अत्यंत प्रासंगिक हो जाती है, अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। तमाम दिक्कतें हैं जीवन में और कवि अपने इस पूरी बात को बताता है कि उसके जीवन में जीवन की जो परेशानियां हैं, जीवन के जो संकट है, जीवन के जो तमाम उसके उत्तरदायित्व उनका निर्वहन कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि जब मनुष्य के जीवन में अत्यधिक दबाव होता है, संघर्ष होता है, तो वह कहीं ना कहीं उसके अंदर कटुता भी, एक हीनता भी पैदा होती है। लेकिन फिर भी कवि कहता है कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। हालावाद का दर्शन विरोधाभास के बीच में जीते हुए भी आगे बढ़ना, प्रवाहपूर्ण शैली है, प्रेरक शैली है, भाषा खड़ी बोली है और हालावाद के दर्शन से प्रभावित रचना। सबसे बड़ी बात इस कविता में, कवि तमाम जो व्याघात हैं, जो कॉन्ट्रास्ट्स हैं, उनको आपस में कैसे वह जोड़ करके उनके बीच से एक रास्ता निकालने का काम करता है। और इतना ही नहीं, कवि की अपनी व्यक्तिगत वेदना भी है, पीड़ा भी है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। ये क्या है? उसके अपने व्यक्तिगत जीवन की पीड़ा। और इस पूरी लंबी कविता की जो सबसे खूबसूरत स्थिति है और जो सबसे महत्वपूर्ण छंद बनता है, जिस पे हमने विशेष जोर दिया था कि यहाँ पर यमक अलंकार की स्थिति बन रही है कि मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं और जग, मैं और, ये पहला और कंजंक्शन है, अव्यय, संबंध बोधक अव्यय का काम कर रहा है। और जग मतलब मेरे अलावा और यह पूरा जो संसार है, और जग और फिर जग के अतिरिक्त भी और भी जो चीजें बच रही हैं। तो इन तीनों औरों में यमक अलंकार की स्थिति है। और यह छंद कई बार पूछा जा चुका है, कहाँ का नाता, कोई संबंध नहीं। अब ऐसा मतलब यह नहीं कि कवि निरपेक्ष हो रहा है। इस कविता की यह खासियत है कि जीवन का जो सत्य है, जीवन की जो निरंतरता है, वह जीवन की निरंतरता और जीवन की खूबसूरती, जीवन का सौंदर्य किसमें है? सापेक्ष में है। लेकिन सापेक्ष का मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह से अवलंबित हो जाएं, आश्रित हो जाएं। तो यहां पर यह कवि बताने का काम करता है। तो थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने इसकी कर ली। अब बात करेंगे, चूँकि इसमें जिन लोगों का छूटा होगा वो इसको देख लेंगे, समझ लेंगे। हम आते हैं इस कविता के प्रश्न की और प्रश्नोत्तर की ओर चर्चा करते हैं।
प्रश्न पहला है, पेज नंबर 8 अगर अपनी किताब में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कविता एक ओर जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? दोनों कथनों में विपरीत है, कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास है, बिल्कुल। और यही विरोधाभास ही कविता की खूबसूरती है। विरुद्धों का सामंजस्य, हार्मोनी ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ठीक। अर्थात वह संसार में है, संसार को देखता सुनता समझता है, लेकिन संसार के अनुसार ही गतिशील नहीं है, ठीक। वो कहता है मैं कविता में कह रहा है कि मैं संसार के उत्तरदायित्व को निभाता हूं, संसार की जिम्मेदारियों से भागता नहीं। पलायनवाद की ओर कविता नहीं बताती, यह कविता पलायनवाद की ओर संकेत नहीं करती। यह कहती है कि संसार में रहो, संसार को देखो सुनो समझो, लेकिन केवल संसार के अनुसार ही अगर जीवन यापन करते हो, केवल संसार को ही ध्यान में रखकर, तब यह गलत है। नहीं, सापेक्ष संबंध में भी निरपेक्षता को सहेजना खोजना, यह कविता की खूबसूरती है। इसलिए इन दोनों इन विपरीत से लगने वाले कथनों में भी एक प्रकार का सामंजस्य है। जो बाहरी तौर पे हमको विपरीत लग रहे हैं, जो बाहरी तौर पे हमको लगता है कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में इन दोनों कथनों में एक प्रकार का सामंजस्य है, एक प्रकार की सहानुभूति, एक प्रकार का संतुलन है, और यह हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। एक दूसरा, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। सही बात है, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। क्यों भाई? दाना यहाँ भौतिक सुख सुविधाओं या उन सारी चीज़ों की ओर जो वासना इत्यादि से जुड़ी चीज़ें हैं, जो 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 फैसिनेशन है, जो आकर्षण की चीज़ें हैं, जो तृष्णा की चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें होंगी वहीं पर मूर्ख नादान भी वहीं होंगे। माने मनुष्य, हम आप जानते हैं कि वहाँ पर वह स्थिति हमारे लिए उपयोगी नहीं है, बावजूद इसके उसका आकर्षण ऐसा होता है कि हम उस तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि संसार के हिसाब से न चले, हम जानते हैं कि हम संसार के अनुसार ही न चले, संसार की भी सुने लेकिन उनके अनुसार ही न चले, फिर भी हम उसी के हिसाब से चलते हैं, और ऐसे तमाम गलत सही उपयोगी अनुपयोगी सब करते हैं। तो ये देखिए, ये दिस इज़ अ ट्रेजेडी, यह एक बड़ी विडंबना है कि जहाँ सब कुछ है, जानते हैं कि दाना है, जहाँ सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा होंगी वहीं पर व्यक्ति फिसलता है। अर्थात जहां अभाव है, अभाव की स्थिति में नहीं, जहां बहुत ज़्यादा भाव है, यानी जब आपके पास सब कुछ होगा तो वहीं आपकी फिसलन की स्थिति होगी, सारी सुख सुविधाएं सब कुछ हो जाएगा तो आलस्य प्रमाद इत्यादि गिरेगा। इसलिए जहां दाना है वहां नादान भी है। दो प्रश्न। तीसरा, मैं और जग और कहाँ का नाता। अभी हमने बताया और शब्द की विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको आप लिखेंगे कि यहाँ पर प्रयुक्त और शब्द यमक अलंकार की स्थिति पैदा कर रहा है। नंबर 1 और संबंधवाचक शब्द है, कंजंक्शन है। नंबर 2 शब्द मैं कभी अपने के अतिरिक्त पूरे संसार की बात करता है, 2। और तीसरा नंबर और जो है वह संसार के अतिरिक्त के अलावा भी जो कुछ है उसकी बात करता है। नंबर 4 प्रश्न की बात करते हैं। शीतल वाणी में आग में होने का अभिप्राय है कि कवि की वाणी में, कवि के द्वारा जो शब्द हैं वो बड़े ही संस्कारित शब्द हैं, बड़े ही संयमित शब्द हैं, सरल सहज शब्द हैं, वाक्य सरल हैं, सहज हैं, जो जनता तक संप्रेषित हो सके, जो पाठक वर्ग तक संप्रेषित हो सके। लेकिन वह शीतल वाणी भी मानो चेतना पैदा करने का काम कर रही है, उत्प्रेरित करने का काम कर रही है, हमको ऊर्जा से भरने का काम कर रही है ना। वो कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अर्थात ये एक सरल सहज शब्दों में बात कह रहा है कवि कि संसार की चुनौतियाँ हैं, लेकिन फिर प्रेरणा भी दे रहा है। शीतल वाणी में आग, और प्रेरणा भी दे रहा है कि नहीं, फिर भी मेरे अंदर प्यार है, स्नेह है। यानी है शीतल वाणी, लेकिन उसकी प्रेरणा है, उसके अंदर एक जीवन में जद्दोजहद करने की, संघर्ष करने के लिए हमको प्रेरित कर रही है। रचनाओं में जो शब्दों का वह अपने प्रयोग कर रहा है उनमें ऐसे कोई बहुत भारी भरकम शब्द नहीं है। अनावश्यक अलंकार और अनावश्यक अन्य चीज़ों का प्रयोग करके कविता को बहुत ज़्यादा खूबसूरती से भरने का प्रयास नहीं कर रहा है, लेकिन सरल सहज शब्द के माध्यम से भी वो हमको प्रेरित करने का काम कर रहा है, हमको जीवन में एक उद्देश्य और लक्ष्य देने का काम कर रहा है। और ये अब 2 अंतिम प्रश्न उनकी अंतिम कविता से है कि बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे इस आशा में झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता बाहर गए हैं, अब वो घर की ओर वापस आ रहे हैं,
तो एक तो बच्चों का अपने माता पिता से लगाव, अटैचमेंट यह, दूसरा शायद जीवन यापन के लिए जो भोजन पानी के का संग्रह करने वो निकले हैं उसकी आशा में भी वह यहाँ पर देख रहे होंगे। तो दोनों को अलग अलग करके आपको लिखना है। हमने संक्षेप में चर्चा कर दी, बाकी आप अगर और दिक्कत होगी तो हमसे पूछिएगा। फिर करता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी में कविता की किस विशेषता का पता चलता है। यह जीवन की निरंतरता का प्रतीक है, जीवन की गतिमानता का प्रतीक है। जीवन चलायमान है, जीवन स्थिर नहीं है, जीवन निरंतर बढ़ता रहता है, जीवन में प्रवाह है, जीवन में स्थिरता नहीं है, और जहाँ स्थिरता है वहीं मृत्यु है। ये बताता है कि प्रकृति परिवर्तनशील है। Change is the universal law of nature. Change is the only law of nature. Nature is always changeful, and when it is not changeful, it has no any beauty. So it has no any content, it has no any fascination, it has no any grasping condition. तो जब जो कुछ निरंतर चलती रहेगी वही सुंदर है। पानी रुक जाएगा, सड़ जाएगा। जो निरंतर होता है, तो प्रकृति की खूबसूरती, प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति की चेतना यह है कि वह निरंतर गतिमान होता रहता है। आशा है कि यह वीडियो आपके लिए आपको लाभान्वित करेगा। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, और पुनः हम जो है इस पे आगे चर्चा करेंगे। जो दिक्कत होगी हमसे बात